today I will start a new chapter of chemistry which is the p block elements. अगर p block elements की बात करते हैं तो p block elements को periodic table में राइट साइड में रखा गया है और इस p block element में टोटल 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एंड these groups are 13th group, 14th group, 15th group, 16th group, 17th group and 18th group. ठीक है, टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. अगर हम बात करें 13 एंड 14 ग्रुप की तो 13 एंड 14 ग्रुप्स के बारे में हम 11th में पढ़ के आए हैं. ठीक है, 13 ग्रुप इज बोरॉन फैमिली एंड 14 ग्रुप इज कार्बन फैमिली. ठीक है, तो बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली के बारे में हम डीपली पढ़ के आए हैं. ठीक है, इस क्लास में 12th क्लास में हम जो पढ़ेंगे 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप. ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 ये 4 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है. अगर 15th ग्रुप की बात करते हैं, 15th ग्रुप इज नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है, 16th ग्रुप इज ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप इज हेलोजेंस. ठीक है, एंड 18th ग्रुप इज नोबल गैसेस. ठीक है, तो क्या पढ़ना है हमें ऑक्सीजन, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली क्या पढ़ना है हमें ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन का क्या पढ़ना है हमें हेलोजेंस एंड पढ़ना में नोबल गैसेस. ठीक है, तो ये कुल हमें 4 टाइप के ग्रुप्स हमें इस चैप्टर्स में हमें पढ़ने हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप. ठीक है, तो इनको हमने पी ब्लॉक में ही क्यों रखा है. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ें होती है. तो पी ब्लॉक को रखने की वजह ये है बेटा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल होता है. ठीक है, जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल कह लो या पी ऑर्बिटल्स कह लो, जो भी आप कह सकते हो, स्पेसिफाई कर दो तो ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में फिल होता है तो क्या कहते हैं पी ब्लॉक में हम उसे रखते हैं. जैसे कि अगर नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p3. ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है पी सबशेल में. कहाँ जा रहा है पी सबशेल में ना. सो नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, बात समझ में आ गए. तो क्या है कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं पी सबशेल में फिल होते हैं. ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम अलग अलग ग्रुप्स को हम डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ग्रुप 15th पढ़ेंगे. ठीक है, तो ग्रुप 15th यानी कि नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 15th की बात करते हैं तो ग्रुप 15th को हम निक्टोजेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, हम निक्टोजेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं पॉइजनस होते हैं. कैसे होते हैं पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो पॉइजनस एलिमेंट्स होने की वजह से इस 15th ग्रुप को हम क्या कहते हैं निक्टोजेंस. क्या कहते हैं हम निक्टोजेंस कहते हैं. ठीक है, तो ग्रुप 15th इज ऑल्सो नोन एज निक्टोजेंस बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पॉइजनस एलिमेंट. ओके, बात समझ में आ गई. तो अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो अगर हम ग्रुप 15th में जाते हैं अप टू डाउन, अगर ग्रुप 15 में जाते हैं अप टू डाउन. ठीक है, तो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं. अगर हम अप टू डाउन जाते हैं यानी हम ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं तो इसका जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैसे होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं एंड बिस्मथ क्या होता है मेटल होता है. कहते हैं टिपिकल मेटल कह लो या फिर पुअर मेटल कह लो. टिपिकल मेटल मीन्स कि मेटल है लेकिन थोड़े पुअर मेटल होते हैं. ठीक है, तो टिपिकल मेटल्स हम कहते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो बिस्मथ इज टिपिकल मेटल एंड आर्सेनिक एंटीमनी इज मेटलॉइड एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस इज नॉन मेटल इन दिस ग्रुप. ओके, मेटलॉइड्स मीन्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, तो आर्सेनिक एंटीमनी इज मेटलॉइड्स इन दिस ग्रुप. ओके, अगर हम इसके अकरेंस की बात करते हैं. ठीक है, तो इसका अकरेंस कैसा है, तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन हमें मालूम है कि अगर हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. ओके, तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके अलावा प्रोटीन के फॉर्म में मिलती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में. इसके अलावा अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में चिली सॉल्ट पिटर या इंडियन सॉल्ट पिटर जिसे हम कहते हैं NaNO3 या KNO3. NaNO3 इज चिली सॉल्ट पिटर. ठीक है, एंड KNO3 इज
इंडियन सॉल्ट पीट है, ठीक है। तो KNO3 या NaNO3 के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में हमें मिलती है नाइट्रोजन, ओके। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो मिनरल्स के फॉर्म मिलते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट में जो मिलते हैं फॉस्फोरस, वो किस फॉर्म मिलते हैं? एपेटाइट फैमिली के फॉर्म में, ठीक है। एपेटाइट फैमिली कहने का मतलब है कि जो है फॉस्फेट रॉक्स में जो मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एपेटाइट फैमिली है, क्या है आपका? फॉस्फेट रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं आपका Ca9PO4 CX2, ठीक है, ये इसका कॉमन फॉर्मूला होता है एपेटाइट फैमिली का। फॉर एग्जांपल के लिए फ्लोरोपेटाइट यानी Ca9PO4 6.CaF2, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस तरह जो फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बोन्स, लिविंग सेल्स एंड प्लांट मैटर, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे सेल्स में, हमारे बोन्स में क्या है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ओके। बात समझ में आ गई। तो ये क्या आपके ये मिलते हैं इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये इनका अक्रेंस है फॉस्फोरस का, ठीक है। इस तरह अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें जैसे ऑर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ की, तो ऑर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ जो है मोस्टली सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में इस अर्थ क्रस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब चलिए अगर हम बात करें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले हम सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NS2Np3, क्योंकि 15th ग्रुप एलिमेंट है। तो 15th ग्रुप एलिमेंट का मतलब क्या है? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 15th ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो 15th ग्रुप एलिमेंट का मतलब है क्या होगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और हमें इतना ही मालूम है कि जब पी ब्लॉक एलिमेंट है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस में होगा? पी में होगा, ठीक है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका? पी ऑर्बिटल में जाएगा, तो Np3, ओके। और एस में आपके इलेक्ट्रॉन उन्होंने तो NS2Np3, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो NS2Np3 इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स, ओके। चलिए जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी हम आपको समझाते हैं कैसे हम कह रहे हैं इसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यही होगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो क्या होता है? हीलियम होता है। तो 1s2 किसका होता है? हीलियम का। तो कहते हैं हीलियम 2s2 2p3। हम इस टाइप से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने नाइट्रोजन का देखा तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फॉस्फोरस का देखते हैं तो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? नियॉन 3s2 3p3। ऑर्सेनिक का क्या होता है? ऑर्गेनिक 3d10 4s2 4p3। अगर हम एंटीमनी का देखते हैं क्या होता है? 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ का तो क्या होता है? जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या नज़र आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इस समय समझ में आ रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है और एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट क्या हो रहा है? जो वैलेंस शेल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन केस में जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है? सेकंड शेल है, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस में जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है? थर्ड शेल है। अगर ऑर्सेनिक की बात करते हैं और ऑर्सेनिक में वैलेंस शेल कौन सा है? फोर्थ शेल है, ठीक है। एंटीमनी की बात करते हैं तो इसमें कौन सा वैलेंस शेल? फिफ्थ शेल है। और अगर बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ के केस में वैलेंस शेल कौन सा है? सिक्स्थ शेल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी वैलेंस शेल बढ़ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल शेल्स की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह लो या फिर यही नंबर क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ पीरियड्स के बारे में, ठीक है। ये नंबर ऑफ पीरियड को भी एक्सप्लेन करता है। यानी अगर जनरल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? NS2 NP3 दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये N की वैल्यू क्या कर रही है आपकी? चेंज हो रही है, ठीक है। भाई नाइट्रोजन केस में 2 है, फॉस्फोरस केस में 3 है, ऑर्गेनिक केस में क्या है? 4 है, एंटीमनी केस में क्या 5 है, बिस्मथ केस में क्या आपका 6 है। बात समझ में आ गई। तो ये N क्या है? ये N क्या है? इन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। N ऑल्सो रिफर्स टू नंबर ऑफ पीरियड्स, ओके। बात समझ में आ गए। यानी अगर N की वैल्यू 2 है मतलब वो एलिमेंट कहाँ पर है? सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, ओके। बात समझ। जैसे कि अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3, ओके। क्या है? 2s2 2p3। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है?
2. It means nitrogen is present in second period. Okay, बात समझ में आ गई ना? तो n also refers to नंबर ऑफ पीरियड्स. ओके, क्लियर है बात? तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं 15th ग्रुप की, तो 15th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP3. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. तो फर्स्ट सेकंड इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. ठीक है, अगर हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज करता है अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक आयनिक रेडियाई की, क्योंकि जो वैलेंस शेल है वो क्या करते हैं? आपके इंक्रीज करते हैं. ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं. अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करें, क्या करें? ग्रुप में अप टू डाउन मूव करें, तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर जो एटॉमिक रेडियाई है, जो एटॉमिक रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियाई करती है? इंक्रीज करती है. ठीक है, क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है वो इंक्रीज कर रहा है ना. ठीक है, वैलेंस शेल इंक्रीज कर रहा है ना. ठीक है भाई, अगर नाइट्रोजन केस में सेकंड वैलेंस शेल था, ठीक है भाई, फॉस्फोरस के थर्ड वैलेंस शेल हो गया. ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल कह लो. ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या कर रहा है? इंक्रीज करता है. ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करते हैं? आपके इंक्रीज करते हैं. फिर एन रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज करता है. ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसके हम डेटा को देखते हैं, इसके डेटा में क्या चेंज आता है वो देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड पे देखते हैं, इसके डेटा पे देखते हैं, तो जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो होता है करीब 70 पिकोमीटर. ठीक है, अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं 110 पिकोमीटर, आर्सेनिक की बात करते हैं 121 पिकोमीटर, एंटीमनी की बात करते हैं 141 पिकोमीटर, एंड बिस्मथ की बात करते हैं तो 148 पिकोमीटर. यानी हम ये देख रहे हैं कि जो अगर हम डिफरेंस देखते हैं कि नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस आते हैं कितना 40 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, अगर हम बात करें फॉस्फोरस टू आर्सेनिक के बीच कितना आ रहा है? केवल 11 का डिफरेंस. अगर आर्सेनिक एंटीमनी जाता है कितना आ रहा है? 20 का डिफरेंस. और एंटीमनी टू बिस्मथ जाता है केवल कितना आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है. डिफरेंस क्या हो रहा है? बहुत कम हो जा रहा है. बात समझ में आ गया? डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम फॉस्फोरस से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी हम आर्सेनिक में करते हैं या एंटीमनी के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं या बिस्मथ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ में डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं. ठीक है, और हमें मालूम है डी और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो कह लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही कम होता है. जब डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल है यानी एस सब शेल या जो एस सब शेल है वो क्या हो रहा है? टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से. ठीक है, जब टाइटली अट्रैक्टेड न्यूक्लियस से तो क्या होता है? इसका साइज डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, यानी उतना इंक्रीज नहीं कर पाता जितना इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब शेल और एफ सब शेल, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ में जो भी एटॉमिक रेडियाई में चेंज होना चाहिए था वो उतना चेंज हम नहीं देख पाते हैं. जितना चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना चेंज नहीं होता. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या है कि फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस ऑब्जर्व्ड, बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ a small increase occurs due to presence of completely filled d and f orbitals that offer poor shielding to the outermost shell electrons. ठीक है, बात समझ में आ गए? thus the increase in atomic radius is less than expected. ओके, क्लियर बात? अगर हम बात करते हैं एटॉमिक आयनेशन एंथैल्पी की, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनेशन एंथैल्पी की, तो आयनेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयनेशन एंथैल्पी मीन्स to remove one electron from isolated gaseous atom, then the energy supplied to the atom is called ionization enthalpy. ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी जो भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम को, जिससे हम उस आइसोलेटेड गैसेस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी आयनेशन एंथैल्पी कहलाएगी.
ठीक है। तो हमें इतना मालूम है कि अगर हम जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। यानी अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, यानी उसका आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयनेशन एंथैल्पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर हम ग्रुप में अप डाउन जाते हैं तो ग्रुप में अप डाउन जाने पर जो रेडियस है, जो आयनिक रेडियाई है, जो कोवेलेंट रेडियाई है, वो इंक्रीज करता है। इट मीन्स अगर हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो अप टू डाउन मूव करने पर, यानी अगर हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करेंगे तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ की तरफ मूव करने पर जो आयनेशन एंथैल्पी है वो आयनेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 के साथ या ग्रुप 16 के साथ, ठीक है, अगर हम आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं ग्रुप 15 के, ग्रुप 14 या ग्रुप 16 के साथ, तो अगर हम बात करते हैं पीरियड में, तो पीरियड में जो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट मीन्स 14th ग्रुप का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 15th का ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, 16th का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गए। अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो कॉन्सेप्चुअली ये है कि अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो आयनेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जो साइज है वहाँ पर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो ग्रुप 16 का ज़्यादा होना चाहिए ग्रुप 15 के कंपैरिजन में। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, ग्रुप 15 का ज़्यादा होता है ग्रुप 16 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो ग्रुप 15 के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें, क्या होता है, NS2 NP3, यानी कि p सब शेल में क्या आपके हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट 15th ग्रुप में। जब हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ज़्यादा आसान नहीं होता, इसलिए जो ग्रुप 15 एलिमेंट का जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो ग्रुप 16 एलिमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन का केस है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है बात। चलिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जितनी तेज अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे सपोज अगर हम ए सिंगल बॉन्ड बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो एटम जितना टाइटली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं, अगर B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A से ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े B की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि B का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर सकता है, जिसका साइज कैसा हो, छोटा हो। ठीक है, जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, पास में होगा। जब न्यूक्लियस पास में होगा तो वो ईजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो क्या करेगा, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी हमें तो ये समझ में आ गया कि अगर रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। यानी रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी, और अगर रेडियस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी।
क्लियर है बात। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 में अगर हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ की ओर मूव करते हैं तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ की ओर मूव करने पर जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है। तो जब रेडियस इंक्रीज करता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि अगर नाइट्रोजन टू बिस्मथ अगर हम मूव करेंगे ग्रुप 15 में, तो नाइट्रोजन टू बिस्मथ की ओर मूव करने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी डाउन द ग्रुप जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर है बात। और अगर हम कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं ग्रुप 15 के, तो नाइट्रोजन जो है मोस्टली डायटोमिक गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी जो N2 है नाइट्रोजन वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट है, चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे वो एंटीमनी हो, चाहे वो बिस्मथ हो, वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉस्फोरस आपका P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ किस फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड फेस में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड फेस में होते हैं और पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन केवल एक नाइट्रोजन ही होता है जो डायटोमिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है, लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलता है जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अनशेयर्ड मतलब लोन पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साइज छोटा होने की वजह से जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ये N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट आपका करता है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर हम एंटीमनी और बिस्मथ की बात करते हैं तो एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। इस तरीके से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन इंक्रीज आर्सेनिक तक करता है, उसके बाद वो बिस्मथ तक क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉप शो करते हैं, बट अगर नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स जो है नहीं मिलते, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉप्स शो करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।